अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ईद से पहले कुछ बड़े सानेहात हुए मुल्क में। एक तो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ, दूसरा पारा चनार में दहशतगर्दी का बड़ा वाकया, और आज छठा रोज है और पारा चनार वाकये के जो मुतासरीन हैं, जो उनके लवाहिकीन हैं, वो आज भी एहतजाज कर रहे हैं। उनका मुतालबा है कि वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ उनके साथ आकर मिलें और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए। ये पारा चनार वाला वाकया बड़ा ही हसास मामला है। इस पर आज DGISPR ने ट्वीट भी की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह कहा कि इस वाकये को जो जिम्मेदारान है उन्हें कटहरे में लाया जाएगा। चौधरी निसार ने इस मामले पर जो है वो FIA को हिदायत की है कि जो लोग इस मामले को बुनियाद बनाकर मुल्क में फिरका वारियत को हवा दे रहे हैं उनकी गिरफ्त की जाए। बहरहाल ये मामला जो है, इस पर लोग मीडिया पर भी तनकीद कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि मीडिया ने इस वाक़े को उस तरह से कवर नहीं किया जिस तरह से इसको कवर किया जाना चाहिए था। इस पर पेमरा ने आज एक तरदीद जारी की है कि उन्होंने किसी को नहीं कहा, किसी चैनल को नहीं कहा कि इस वाक़े की कवरेज ना की जाए। और फिर दूसरा, साथ ही उन्होंने तंबीह भी की है कि इस मामले को बुनियाद बनाकर फिरका वारियत, इसकी कवरेज इस तरह से ना की जाए जिससे फिरका वारियत को हवा मिले, क्योंकि ये बड़ा हसास मामला है। फिर जो भावलपुर वाला वाकया था उस पर भी लेकर हुकूमत पर बड़ी तनकीद हो रही थी कि हुकूमत ने इस मामले को ठीक तरह से हैंडल नहीं किया, वो कुछ नहीं किया जो किया जाना चाहिए था। तो एक तो वज़ीर आज़म के हवाले से भी कहा जा रहा था कि वो क्यों मुल्क में मौजूद नहीं, मगर बाद में वज़ीर आज़म वापस आए और अच्छा फैसला था, वापस आना चाहिए था। मगर इसके बावजूद अपोजिशन जो है वो मुतमईन नजर नहीं आती। ऐसा क्यों है? इन सानेहात पर जो हमारा हुकूमती रद्दअमल है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरा जो JIT वाला मामला है, JIT पर एक बड़ा भरपूर पेशियों से भरा हुआ हफ्ता आने वाला है। 2 जुलाई को तारिक शफी साहब पेश हो रहे हैं, पहले भी पेश हो चुके हैं। फिर उसके बाद 3 जुलाई को हसन नवाज जा रहे हैं, जो कि 2 मरतबा पहले जा चुके हैं। फिर 4 जुलाई को हुसैन नवाज जा रहे हैं, जो कि 5 मरतबा पहले जा चुके हैं और इनकी ये छठी पेशी होगी। और फिर 5 जुलाई को मरीम नवाज साहिबा की पेशी है। मरीम नवाज साहिबा की जो पेशी है ये बड़ी आम है। एक तो ये पहली मरतबा जा रही है, दूसरा ये पेशी इस हवाले से बड़ी आम है कि मुस्लिम लीग नून पानामा केस के फैसले के बाद ये तासुर दे रही थी कि जैसे उन्हें इस मामले में क्लीन चिट मिल गई है। अब JIT का उन्हें बुलाना इसके बरअक्स है और ये जाहिर करता है कि सारे मामले में कहीं ना कहीं उनका किरदार भी जुड़ा हुआ है। और इसी वजह से मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है, जो खास तौर पर मरीम नवाज के कैंप में है, वो बड़े सहखपा हैं। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि जो उन्हें बुलाया गया है वो बतौर गवाह बुलाया गया है या बतौर जो है वो मुल्जिम, तो उन्हें JIT के सामने पेश होना है। JIT के मामले पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं। मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब तर्जुमान है, पंजाब हुकूमत के, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका भी। एजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, एजाज चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और मियां अतीक साहब सेनेटर हैं मुतादा कौमी मूवमेंट के, वो हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करें। मगर पहले मुख्तसरन मैं जानना चाहता हूँ पारा चनार वाले वाक़े के हवाले से मुतासरीन वहाँ पर अभी भी एहतजाज करें। हमारी ब्यूरो चीफ फरजाना अली जो कि इस मामले को कवर करती रही हैं, वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। फरजाना, मुझे ये बताइए, ये छठा रोज है, अब मुतालबा क्या है इन मुतासरीन का जो पारा चनार में, इन एहतजाजियों का जो लोग पारा चनार में अभी भी वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं? बहुत शुक्रिया रहमान कि आपने इतने बड़े साने पर, इतने बड़े इशू पर बात की जिसको अक्सर लोगों ने भुलाया हुआ है, और आपने भी यही कह दिया कि मुख्तसर सा इस पर बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा इशू है जिस पर डिटेल से बात होनी चाहिए। इससे मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि इन चीज़ों को हम फिरका वारियत की तरफ ले जाएं, या जैसा कि बार बार कहा जा रहा है ऐसा नहीं है। लेकिन एक जो पारा चनार का एक बैकग्राउंड है और पूरम एजेंसी की जो एक हिस्ट्री है, कम से कम उसको हमें नहीं बुलाना चाहिए। तो 2 मुतालबात की आपने बात की, देखिए उनके बड़े वाज़ेह से मुतालबात हैं जो पहले दिन से, जो आज के वाक़ये के मतलब जो पहला अभी वाक़या हुआ ताज़ा तरीन 23 को, उसके हवाले से हैं या उससे पहले। ये कोई नए मुतालबात नहीं हैं, ये वो मुतालबात हैं जो कि अगर आप सब्जी मंडी का वाकया देखें या फिर बाजार में जो वाकया हुआ उस वक्त, उन वाकयात के बाद आके जो हमारे मुल्क के बड़ों ने उनसे वादे किए जिन पर वो एतबार करते थे, वो उन्हीं वादों की तकमील चाह रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर आप देखिए, मैंने आपको यकीनन उनके वो जो मुतालबात का इस्तफात भेजे हैं, उसमें ये है कि वो खुरम मलेशिया की
टोरी मलेशिया की बात करते हैं। टोरी मलेशिया जाहिर है उनका एक ट्रस्ट है, वो चाह रहे हैं कि वो ही उनकी जो हिफाजत है उस पर मामूर हो। फिर वो बात करते हैं उन लोगों की को सजा देने की जो इस सारे वाक़ये के जिम्मेदार हैं, ये भी कोई नई बात नहीं है। फिर वो बात करते हैं कि जब इस तरह के वाक़ये हो जाते हैं और जब एहतजाज करने वाले निकलते हैं और पॉलिटिकल ऑफिस की तरफ जाते हैं और फिर उन पर फायरिंग होती है तो उसमें भी उनकी हलाकतें होती हैं, तो उनके जिम्मेदारों को भी सजा दी जाए। तो ये मेरा ख्याल में वो वाक़यात है। अच्छा, मैं आपको ये जो 2-3 बातें बता रही हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि आप अगर वहाँ के हॉस्पिटल के जाके देखें, इतने बड़े बड़े वाक़यात हो रहे हैं, सिटी स्कैन नहीं है वहाँ पे बेसिक जो फैसिलिटीज हैं अगर हम देखा जाए या डॉक्टरों की तादाद है वो वहाँ पे नहीं है। उसे A ग्रेड हॉस्पिटल होना चाहिए और इसका 12 वादा भी किया गया, वो भी पूरा नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल में मैंने जब अच्छा ये तमाम चीजें फरजाना मुतालबात में शामिल है, मगर मुझे मुख्तसरन ये भी बताइएगा कि ये कहा जा रहा था और ये तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी कि मीडिया ने जो है वो इस वाक़े की वो कवरेज नहीं की जो की जानी चाहिए थी। इस बात में, क्योंकि आप ये मामला रिपोर्ट कर रही हैं, इस बात पे कितना मेरिट है? बिल्कुल, इस बात में सच्चाई है और ये कोई सिर्फ खुर्रम एजेंसी की बात नहीं है। पाड़ा चनार तो खास तौर पर और कबायली इलाका आम तौर पर खबरों के लिस्ट में सिर्फ उस वक्त आता है जब यहाँ पे ड्रोन होता है, जब यहाँ पे कोई इंटरनेशनल न्यूज़ उभरती है जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, इंटरनेशनल बरादरी के लिए फायदे का बायस होती है, तो वो न्यूज़ जो है वो आ जाती है और फिर उसके बाद वो जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी गायब भी हो जाती है। अगर आप देखें मोमन का जो वाक़या है या हम मुख्तलिफ वाक़यात देखें तो उसमें वो कवरेज नहीं मिली और मेरा ख्याल में ये सच है। और देखें खुर्रम एजेंसी में जो वाक़या हुआ तो उसको आप खुद देखें कि कितना टीवियों ने उसको किया और फिर आपके वो एंकर्स जो पिछले कई हफ्तों और महीनों से पानामा को लेके बैठे हुए हैं और हर ही रोज एक ही किस्सा लेके बैठ जाते हैं, उन्होंने इसको कितना डिस्कस किया। तो अगर हम रेशो देखें तो आपको बहुत कम नजर आएगी, तो उनका मेरा वो कवरेज नजर नहीं आती। ठीक है, राइट। फरजाना बहुत शुक्रिया आपका। शौकत बसरा साहब, आप, क्योंकि मैं जरा सानियात का जो रिस्पांस है उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, पहले इस पे फिर JIT पे भी जाते हैं। आप क्योंकि साउथ पंजाब से हैं, बहावलपुर वाला वाकया हुआ, आप लोग बड़ी तनकीद कर रहे थे कि वज़ीर आज़म मौजूद नहीं है या होना चाहिए, मगर वो फिर बाद में वापस आए। अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को? रहमान भाई, मैं समझता हूँ ये जो वाक़यात हुए पारा चनार वाला, खुर्रम एजेंसी वाला, फिर बहावलपुर वाला वाक़या, इसने तो ईद तो ना वो मातम में बदल गई, सोग में बदल गई और मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। इतना बड़ा वाक़यात हुए सारे। बात ये नहीं है, देखिए हाथ से भी किसी का कंट्रोल नहीं होता। आपने बहावलपुर की बात की, मेरा तो इलाका है बहावलपुर डिवीजन, मेरा भावल नगर में मैं रहता हूँ। बात यह है कि जिस अंदाज से आपकी तरजीहात है ना, उससे अंदाजा होता है। मियाँ साहब का चला जाना, मियाँ साहब का आ जाना, उनको आना चाहिए था। पहली बात कि उनका आपकी तरजीहात ये हैं कि बर्न सेंटर जो चोरी परवेज लाई साहब के दौर में मुकम्मल हो चुका है, उसकी सिर्फ तख्ती लगनी है। अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की लगनी है, भाई लोग सिर्फ इसलिए वहाँ पर अमवात ज़्यादा हुई कि आपके बर्न सेंटर अगर बहावलपुर के अंदर होता तो शायद इतनी अमवात ना होती। मैं जो आपको बात कहना चाह रहा हूँ, तरजीहात आपकी क्या है? तरजीहात आपकी हैं शोशा वाली चीज़ें, दिखावे वाली चीज़ें। इतना बड़ा वाक़या हो जाता है, उसके बाद आपका रिस्पांस ये है कि अब भी इन्होंने कुर्बानी का बकरा बनाने के उनको जा रहे हैं पुलिस वालों को बजाय। और होगा क्या, लोगों को कहेंगे देखें जी DPO लेट पहुंचा था, IG लेट पहुंचा था, चीफ। भाई आप ये बताएं कि आपने अपने जो तरजीहात हैं, अगर बर्न सेंटर होता, हॉस्पिटल होता, वहां पर ये इतनी अमवात वाक़या ना होती। और नहीं है वो क्या, फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने वहां पर जाके फिर सियासत किया। ये लोगों को रोक रहे हैं ना सियासत ना करें। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने वहां से ये पैगाम दिए, देखें जनूबी पंजाब जो है वो हमारी तरजीहात में पहले नंबर पर है। बदकिस्मती से फिर आप झूठ बोल रहे हैं कि वो बर्न सेंटर जो क्या है, देखें अगर इसमें कहने में अगर वो जाकर ये कहते हैं कि हमारी तरजीहात में शामिल है तो इसमें अच्छा अमल आपका मुख्तलिफ हो, अमल मुख्तलिफ हो कि बर्न सेंटर जो आपका तैयार खड़ा है उसको आपने करना है, उसको आपने मैं जरा चौधरी साहब
वज़ीर आज़म वापस आ गए, आज इमदादी चेक भी तकसीम हो गए, हुकूमत ये कह रही है कि हम बड़े स्विफ्टली सारे मामले पर जो है वो मूव करें। मुतमईन है जो रिस्पॉन्स रहा है हुकूमत का, अगर हम सिर्फ बहावलपुर वाले वाक़े की अगर बात करें? देखिए, मैं तो सिर्फ बहावलपुर वाले वाक़े की बात नहीं करना चाहता, मैं तो इसे असल में कोयटा और पाड़ा चनार उसकी और कराची के 4 शहादा की बात करना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ये वाक़यात हो गए तो वज़ीर आज़म लंदन तशरीफ़ ले गए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, यानी उस वक्त ये तीनों वाक़यात हो चुके। बहावलपुर वाला तो वाक़या बाद में हुआ ना दूसरे रोज़, लेकिन आप हैरान होंगे, JIT को बुरा भला कहा, साजिशों का जिक्र किया, तमाशा लगाया, लेकिन इतने बड़े सानेहात का कोई जिक्र तक नहीं किया। तो मेरे लिए ये बड़ी तकलीफ दे बात है, पहली बात। दूसरी बात, यानी जब पाड़ा चनार वाक़या हुआ, सारी दुनिया को पता है कि फाटा है और वो यानी फेडरेशन की जिम्मेदारी है। चौधरी निसार साहब ने क्या बयान दिया, उन्होंने कहा जी सूबाई को मुझ कुछ नहीं कर रही। सूबाई हुकूमत को बाज़ जगहों पे एंटर होने के लिए भी फेडरल गवर्नमेंट की इजाज़त चाहिए होती है, और उन्होंने भी ये किया और कुछ नहीं किया। मैं आपसे देखें ना, आज अगर आर्मी चीफ जाके ये कहता है कि जो लोग जिम्मेदार हैं वाक़े के उनको सजा दी जाए, तो इसका मतलब है कि कहीं सिविल गवर्नमेंट तो रास्ते में नहीं है ना, वरना चीफ जाके तो ये मुतालबा तो ना करता वहाँ पे। फिर उससे ज़्यादा तकलीफ दे बात है, जो कंपनसेशन दी गई वो भावलपुर में एक दी गई और जो वहाँ दी जा रही है वो 1/3 है उसके। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि यानी इससे क्या तासुर बनता है कि जी पंजाब या भावलपुर वो पंजाब है और पाड़ा चनार पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और मैं तो बिलखुसूस ये कहता हूँ, मैं पहले दिन ही ये बात की थी कि इतने मजलूम लोग ये तूरी बंगश कबाइल हैं, मैं नहीं समझता कि इतनी बेचारों के साथ दहशत गर्दी के इस जंग में अगर किसी ख़ास इलाके को बलूचिस्तान कोयटा और ये उसके अंदर फोकस रहा है हमेशा। ठीक है, मैं वेरी ब्रीफली मलिक साहब, मैं आपका और मियां अतीक साहब का ज़रा रिस्पांस लूँगा, मगर मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इस हवाले से गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि जो सानेहात हुए हैं इस पर हमारा जो हुकूमत का रद्द-ए-अमल है क्या वो काफ़ी था? इस पर मियां अतीक साहब आपकी क्या राय है? ये मेरा ख्याल है 3 वाक़यात का तो मैंने जिक्र किया, आपने कराची का भी कहा, एजाज चौधरी साहब ने भी कहा। जो रद्द-ए-अमल है, जो हैंडलिंग है इन मामलात की, कोयटा, पारा चनार, बहावलपुर और कराची भी अगर उसमें शामिल कर लें, रहमान भाई, अब तो क्या आप मुतमईन है ठीक तरह से हैंडल किया गया? नहीं रहमान भाई, पहली चीज तो ये इसमें जाहिर होती है कि देखिए जो कोयटा का वाकया हुआ, कराची का वाकया हुआ, फिर पारा चनार का वाकया हुआ, ये इस बात को जाहिर करते हैं कि आज भी मुल्क में दहशत गर्दी परवान चढ़ रही है और दहशत गर्द मौजूद हैं। वो जिस तरह पंजाबी कहते रहे ना कि जी सानू ना भुलियो, इन्होंने हमें याद कराया है। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जो पारा चनार वालों की डिमांड है बिल्कुल दुरुस्त है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहां आए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कल जाना भी था, ये मैं ट्वीट के हवाले से बात कर रहा हूं। जनरल आसिफ गफूर साहब की DG ISPR की कल भी ट्वीट आई कि उसमें उन्होंने बिल्कुल जाना था, मौसम खराब था जिसकी वजह से वो ना कल जा सके ना आज जा सके। भावलपुर अलबत्ता वो जरूर गए, बल्कि दिस इज अनदर थिंग कि भावलपुर वाला वाकया जो है ये भी पूरी कौम के लिए एक सबक है। अगर हम मिनहासुल कौम एक बात करें माजरत के साथ, अगर किसी जगह पर कोई भी किसी वजह से आग लग जाए या कोई किसी मार्केट में, तो मेरे ख्याल में हमें चाहिए है कि मैं, आप, हम लोग जो थोड़ा बहुत राब्ते में रहते हैं अपने लोगों के, मेरे तीनों भाई जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी गुजारिश होगी तमाम लीडरान से कि कौम के लोगों को इस जगह पर लाया जाए कि वो मदद करें। वो ये जो लूट मार शुरू कर देते हैं, दैट शुड नॉट बी। ये हमें मिनहासुल कौम अपने अंदर से ये चीज निकालनी पड़ेगी। बाकी देखिए, ये जहां तक अब बात आ रही है पारा चनार वालों की, तो मैं ये समझता हूं, आप मुझे मुख्तसरन बताइए, क्या काफी है? रिस्पांस ठीक था? मतलब जितना हो सकता था उतना है रिस्पांस आपको नजर आ रहा है? देखिए, जो उन्होंने फौज के बारे में कहा तो फौज का अपना रिस्पांस तो वहां पर था। एक वो कर्नल उमर के बारे में भी बात चल रही है काफी सारी, उसका एक मैटर, उनका जो एक मैटर है
उनको बड़े वाजे, मैं एक जुमला ये कहूंगा सिर्फ, कर्नल उमर वाला मामला जो है ना बहुत जरूरी है उसको बीच में लेकर आना, जिस पर काफी सारे तहफुजात थे। डीजी ISPR ने ये कहा है कि वो मामला मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जाना। देखिए मेरी बात सुनिए, जी। देखिए मियां अतीक साहब, जो हुकूमती रिस्पांस है, हम लेट्स सपोज ना हम उसकी बात करें, अगर आप उस पर आते हैं, देखिए जो हुकूमत का जो रिस्पांस था, मैं उस हवाले से बात, आप मेरा सवाल उससे रिलेटेड था, मैं उसी से रिलेटेड बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब दूंगा जनाब। दोनों, एक दहशतगर्दी के मामले में भी जहां तक हुकूमत जो कुछ कर सकती थी वो अलग बात है, लेकिन खास तौर पर जो अहमदपुर शर्किया वाला मामला है उसमें तो चीफ मिनिस्टर साहब खुद गए, प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पर गए। अगेन इसके बारे में मेरे भाई ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन जो मैंने देखा है, और आज जो सबसे बड़ी बात है, जो चेक भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए वो इस चीज को जाहिर करते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर साहब कहकर आए उस पर अमल दरामद हो गया, क्योंकि बहुत सी जगहों पर ऐसा नहीं होता। राइट, ठीक है मलिक साहब, अब ये तनकीद दोनों तरफ, आपके जो दोनों तरफ असाब बैठे हैं, एक तरफ से बात हुई बर्न यूनिट वाली और दूसरी तरफ से बात हुई कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्या की जा रही है कि पंजाब के अंदर जो है जो लोग जान बहक हुए उनके लिए मुआवजा और क्योंकि पारा चनार वालों के लिए जो है वो मुआवजा और, क्योंकि दोनों वफाकी हुकूमत के अंडर आते हैं मामला, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, शुक्रिया रहमान, आपने मौका दिया। मैं नहीं, मेरी बसरा साहब एक सेकंड प्लीज। देखिए, पंजाब में जो इस चीज़ को रेगुलेट करता है वो विक्टिम कॉम्पनसेशन एक्ट है। हमारा विक्टिम कॉम्पनसेशन एक्ट जो है वो इंजर्ड की डिग्री के मुताबिक और जो लोग जाम बहक होते हैं उनके लिए एक एक्स अमाउंट जो है वो किसी भी विक्टिम के लिए दी जाती है। अच्छा। तो पंजाब की जो कॉम्पनसेशन है जो हमने ये अहमदपुर शर्किया के केस में दी वो तो रेगुलेटेड है बाय लॉ। अच्छा, ये हमारी उम्मीद थी कि बाकी लोग भी ऐसे करेंगे, बाकी सूबे भी ऐसे करेंगे, फेडरली एडमिनिस्ट्रेट जो इलाके हैं उनके लिए भी ऐसे होगा। अब इसकी ये सूरत है, ये तो एक्ट के साथ गवर्न होता है। दूसरी बात आ गई कि पंजाब में जो हमारी बजटरी एलोकेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बर्न यूनिट के हवाले से। सिंपल बात है, पंजाब में जनूबी पंजाब की आबादी 33% है और हमारी बजटरी एलोकेशन जो अपॉन द फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन है वो हमारी 34% है, 1% ज्यादा। और इसके साथ हमने 2 फैक्टर्स और ऐड किए, एक डेप्रीवेशन का और एक अंडर डेवलपमेंट का, और 4% उसमें हमने इंक्रीज किया। ये आप ओवरऑल बजटरी एलोकेशन बता रहे हैं कि बजट में कितना मुख्तस है। अब रह गया मसला कि बर्न यूनिट्स की बात। अब बर्न यूनिट का जो एक यूनिट है, एक बेड है, वो 2 करोड़ रुपए का एक बनता। अब इस वक्त पंजाब में जो 272 बेड्स की अवेलेबिलिटी है, तो हम 500-614 करोड़ रुपए के बेड्स की बात कर रहे हैं। अब बजट का जो मेरा टोटल हिस्सा है, मैंने उसको उस रेशियो के मुताबिक देखना है कि मुझे कितनी जरूरत है। मुझे निश्तर हॉस्पिटल में और रहीम यार खान के हॉस्पिटल में जो हमारे बर्न यूनिट्स थे, अब ये तो एक इंसानी सान्य है, बहुत बड़ा सान्य है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा था। लेट्स से कि अगर भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में ये बसरा साहब कह रहे हैं कि सिर्फ तख्ती लगने वाली थी, और है नहीं, मैं कि उसको बनाया, उसको मुकम्मल नहीं किया गया, छोड़ दिया गया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि दरमियान में छोड़ दिया गया। गुजारिश एक फिक्रा बर्न यूनिट पे मैंने पूरी बहावलपुर डिवीजन के लिए एक बर्न यूनिट नहीं बन सकता। अब सर जरा उन्हें बात कर लेने दें। 10 मिनट बात करेंगे, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा। प्लीज आप करें बात। गुजारिश सिर्फ ये है कि जो ये कह रहे हैं ये बेसिकली इनकरेक्ट है, ये फिगर, ये फैक्ट भी दुरुस्त नहीं है। भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल के बर्न यूनिट का ऑन कार्ड जरूर है, बनना है, अभी बना नहीं। और उसके लिए जो सर तरजीह तो हो सकती है ना मलिक साहब। देखें, जब आप मेट्रो के लिए 50 अरब से जायद रखेंगे और पंजाब में 43 अजला 44 अजला है, उसके लिए आपने इश्तिहार दिया 6 अरब रुपए रखे, तो 36 अजला 2 लाख के लिए जो है बस पे चढ़ता है। बात सुनिए, 2 लाख आदमी शौकत एक सेकंड, ऑन टर्न प्रायोरिटी, तालीम प्रायोरिटी नहीं है, सेहत प्रायोरिटी नहीं है। आप मुझे ऑन टर्न चलें। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने अपना रोड मैप दिया हुआ है हॉस्पिटल्स का, उस हॉस्पिटल के रोड मैप में जो हमारी जितनी जरूरत के मुताबिक इससे पहले बर्न यूनिट्स का मामला चल रहा था, हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जाना है ना। मैं कोई वजाहत आज दे के, कोई दलील दे के मैं उस दुख में मजीद इजाफा नहीं करना चाहता। मैं बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर पंजाब का एक्शन बड़ा प्रॉम्प्ट था, वो वहाँ पहुँचे, एयरलिफ्ट किया गया, मिलिट्री को उसके ऑपरेशन शामिल थे, जितनी उनकी फौरी मदावा किया जा सकता तो उस आने के बाद उसके जो जितनी भी कंट्रीब्यूशन उसमें गवर्नमेंट कर सकती थी टू हेल्प दोज पीपल, वो पूरी तनदही के साथ पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए चीफ मिनिस्टर खुद वहाँ पर मौके पे मौजूद रहे, रात वहाँ रहे, ईद वहाँ गुजारी,
किसी लम्हे की कोई कोताही नहीं की गई, जितनी उनके दुखों का मुदावा करने की इंसानी बस में कोशिश थी उससे ज्यादा की गई। अच्छा, मैं पूछना ये चाहता हूँ, तो फिर मुझे इस बहस को समेटना है। मैं JIT के हवाले से बात करना चाहता हूँ। रहीम यार खान के अंदर एक बर्न यूनिट था जो फौजी फर्टिलाइजर ने बनाया और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर किया हुआ है। किसी को पता नहीं था ये बात करते, मैं तो इतना यानी इस कदर तकलीफ दे है ये बात। दूसरी बात, ये जो आप निश्तर, मैं पूरे पंजाब के हकायक को जानता हूँ, निश्तर में आपने पहले दिन खोला है, यानी ये वाकया होने के बाद आपने बेड्स खोलने शुरू किए हैं और ऐसे कई यानी मेडिकल फंक्शनल नहीं था। इट वाज नॉट फंक्शनल, वो शुरू हुआ। और मेरा कंसर्न ये है, अगर पंजाब की गवर्नमेंट को ये नहीं पता, अगर रहीम यार खान के एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं पता कि वहां 15 बेड का बर्न यूनिट फौजी फर्टिलाइजर ने बना के इनको हैंडओवर किया हुआ है, एक पेशेंट भी वहां नहीं देगा। मैं जरा थोड़ा सा मैं जरा आप लोगों की मुनाफी गुफ्तगू, ये हकाइक के मुनाफी गुफ्तगू है। एक सेकंड ठहरे, देखिए जी, ये हकाइक के मुनाफी गुफ्तगू है। हमने रहीम यार खान का जो बर्न यूनिट है वो भी फुली ऑपरेटिव था और उसके हम कॉग्निजेंट थे जितने पेशेंट्स को वहां ले जाने की कोई मुझे बता दे पेशेंट गया रहीम यार खान नहीं, आखिर मीडिया के ऊपर ये बातें रहीम यार खान को पेशेंट गया, मुझे मौका तो देना। आप मुझे, मैं आप ही से पूछ मैं बता देता हूं, रहीम यार खान को पेशेंट गया, आपने कभी सुना रहीम यार खान? आप हाइपोथेटिकल गुफ्तगू, आप लोगों से गुजारिश है, मुझे जरा इस बहस को समेटना है मलिक साहब। मगर मैं आप मुझे एक सेकंड, आप मेरी बात सुनो ना, मेरा हाल तो रजिया फंसने वाला हो गया। बहुत बड़ा जी आप मैं इस बहस को समेटना चाहता हूँ। आप इतना लाइट इसे ले रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुने, देखिए इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं। चौधरी साहब गुजारिश सुने, मैं लाइट नहीं ले रहा, आप सिर्फ एक सेकंड ठहरे, मेरी बात सुने। देखिए, सिंपल गुजारिश ये है कि जो बेस्ट इंसानी, ये एक इंसानी सानिया था, इस पर जिस वक्त आए हैं अपना शाह महमूद, यार एक सेकंड ठहर शौकत, शाह महमूद कुरैशी आए हैं पॉलिटिक्स करने। मलिक साहब आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ किया जा सकता था वो आप लोगों ने किया। अच्छा, अब ठीक है, अब जरा थोड़ा सा JIT वाली चीज पर आ जाए। मुझे मालूम है इस पर और भी बात करना चाह रहे हैं। JIT वाला जो मामला है, अब मैं क्योंकि मरीम नवाज और आगे फिर पेशियों से भरपूर हफ्ता आने वाला है, आप लोगों के लिए कितनी परेशान कुन है बात, क्योंकि बड़ा पैनिक नजर आ रहा है जो अभी रिस्पांस आया मुस्लिम लीग नून के लोगों की तरफ से इस पेशी पर, बाकी पेशियों पर भी, मगर मरीम नवाज साहिबा वाले पेशी पर। देखिए, अभी तक मैं बार बार ये वजाहत करता हूँ, इवन दो कि ये प्राइम मिनिस्टर की अपनी स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी मौजूद हैं, आप JIT के प्रोसेस में बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन स्टिल आपने एक चीज़ को देखना है और उस पर गौर करना है कि जो कंडक्ट ऑफ द पीपल कॉल्ड है, उसमें जिन प्राइम मिनिस्टर को बुलाया वो गए, उन्होंने JIT को अपने तमाम वो जो सवालात उन्होंने किए जवाब दिए, प्राइम मिनिस्टर के बेटों को बुलाया वो गए, चीफ मिनिस्टर पंजाब को बुलाया वो गए, कैप्टन सफदर को बुलवाया वो गए। अब जो कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड है वो तो ये बता रहा है कि वो अपनी इस पॉइंट को विंडिकेट करना चाहते हैं कि ये जितने हाइपोथेटिकल इश्यूज आपने खड़े किए हैं, पूरी ट्रांजैक्शन एक बना दी है, मफरूज़ों की बुनियाद पर बना दी है, उन सब का जवाब देने की अपनी बेस्ट एबिलिटी के मुताबिक कोशिश की जा रही है। तो है अहमद खान साहब कि आप लोग ये कहते थे कि मरीम नवाज का इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है और ये बात जजमेंट में भी सामने आ गई, आप लोगों की तरफ से ये इंटरप्रिटेशन की जा रही थी, तो अब तो अगर उनका बुलाया जाना है तो इससे तो लगता है कि किसी न किसी तरह इस मामले से जुड़ा हुआ किरदार उनका जरूर है। समहाउ ये जब ये एक जेनेरिक बात की जाती है ना कि आप लोगों की तरफ से ये इंटरप्रिटेशन की जा रही थी, हमने तो वो जजमेंट पढ़ी, देखे ना, हमने तो वो जजमेंट पढ़ी, हमें तो ये पता था फ्रॉम डे वन कि इस जजमेंट का मतलब क्या। उस जजमेंट के कुछ हिस्सों पर हमारे शिद्दत से तहफ़्फ़ुज़ात होते तो हम मिठाइयां तो ना बांटते, ना गले तो ना मिलते, गले तो ना मिलते, तस्वीरें तो ना खिंचवाते। उसका मुझसे प्रिसाइजली पॉइंट लें कि उस दिन जो गले मिले गए या जो मिठाइयां बांटी गईं, पिटिशनर्स का मुद्दा ये था कि 3-2 की जजमेंट पे स्ट्रेट अवे डिस्क्वालिफिकेशन है। उस दिन मामला ये था, इंटरिम रिलीफ इन्होंने ये मांगा हुआ था, दिस इज व्हाट देयर एप्लीकेशन वाज। अब अगली बात पे चलते हैं, जो ऑर्डर है, प्रोब इन करने का ऑर्डर है, तो उस प्रोब इन ऑर्डर करने को हमने कहां डिफाई किया जी, किस जगह पर हमने क्या डिफाई नहीं किया, मगर फिर उसकी इंटरप्रिटेशन की बात आ गई ना। मैं मियां अतीक साहब, आप जरा बात कीजिए, इससे पहले ब्रेक लेते फिर उसके बाद वापस आएंगे, मगर लेट्स जस्ट गो टू मियां अतीक साहब। मियां अतीक साहब, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? क्या कोई विक्टिमाइजेशन हो रही है जिस तरह से मुस्लिम लीग नून या उनके रहनुमा कह रहे हैं, या फिर इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस? देखिए, दो चीजें हैं जी यहाँ पे। एक JIT का मामला है, बहुत मुख्तसर सी बात करूंगा।
उसमें अगर देखा जाए तो कुछ चीजें जेआईटी की तरफ से अपनी ऐसी हुई हैं जिनसे मौका मिला पीएमएलएन को कि वो उन बातों को लेकर आगे चले और आवाम के सामने एक मुतनाज़ा पिक्चर आए, जो कि क्योंकि जेआईटी बनी थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, अब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन से हटकर इंटेरोगेशन शुरू कर दी, जो कि अभी एफआईआर के बाद होनी थी। और ये बात साबित हो रही है मुख्तलिफ क्या फर्क है इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन में? आपको क्या फर्क क्या लगता है? बहुत बड़ा फर्क है। इसी तरफ तो हम आना चाह रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन करनी थी, अपने 13 सवालों के मुताबिक एक रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करनी है, उन्होंने सिर्फ एक रिपोर्ट बनाकर देनी है। और माजरत के साथ ये जो कौम को तासुर दिया जा रहा है कि शायद 10 तारीख को रिपोर्ट आएगी और 11 तारीख को वजीर आजम साहब घर चले जाएंगे, ये भी टोटली गलत है। जितने जो बड़े वकला साहिबान हैं, जिसमें रिटायर्ड जजेस हैं, मैं भी थोड़ा सा कानून को समझता हूं, इसलिए मैं ये बात करूंगा। अभी इसमें बहुत से मराहल आने हैं। अब एक बात आ जाते हैं सर, जो आपने कहा कि जो मैम मरियम हैं उनके लिए, आज मैं ये कहूंगा कि पहले कहा जा रहा था कि मैम मरियम जो है वो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उनका नाम आने से जेआईटी में अब ये कंफर्म हो गया है कि आइंदा की वजीर आजम वो जरूर बनेंगी। वजह क्या है? ये लग ये रहा है कि उनको उस चीज से रोकने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। हालांकि अगर देखा जाए जो पहला फैसला है उसमें कतई तौर पर उनका कहीं पर नाम नहीं है। जो 13 सवाल दिए गए हैं, 14 तो खैर इमरान खान साहब के हैं ना, उस पर भी देखा जाएगा कि क्या बनता है क्या नहीं बनता। उन 13 सवालों में कहीं मरियम नवाज का नाम नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि आपको ये लगता है कि क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जो है वो मुस्तकबिल की वजीर आजम है, इस वजह से उनको भी इस मामले में जो है वो उलझाया जा रहा है। मुझे जरा एक ब्रेक लेने दें। मैं एजाज चौधरी साहब, शौकत बसरा साहब, दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। जरा इनसे हम वापस आकर जो है वो बात करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बात हो रही है जेआईटी में पेशियों से भरपूर जो हफ्ता आने वाला है, क्या मुस्लिम लीग नून की पार्टी के लिए कोई परेशान कुन बात है? एजाज चौधरी साहब, ये जो मामला है, आज इमरान खान साहब ने बात की इस हवाले से। एक तो मैं पेशी के हवाले से आपसे बात जानना चाहता हूँ, दूसरा इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ कौन होते हैं जेआईटी से सवाल पूछने वाले, और जेआईटी से सवाल पूछना ऐसे है जैसे सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछना। कि वाकई जेआईटी से कोई सवाल नहीं हो सकता या उसकी कारकर्दगी पर कोई बात नहीं हो सकती? देखिए, पहली बात तो अगर हम ये समझ लें कि ये जेआईटी किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत नहीं बनी, ये एक्सटेंशन है सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट इसे बराह रास्त देख रही है। जब अगर ये आपके जहन में वाजे हो जाएगा कि असल में जेआईटी की पोजीशन क्या है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तफ्तीश हो रही हो, जहां क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, ये मेरा लफ्ज नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज हैं कि एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जहां पर लोग जाके पेश हों तो वहां तो सवालों का जवाब दिया जाता है। कॉन्डक्ट के हवाले से कोई बात नहीं हो सकती। तीसरी बात मैं आपसे अर्ज करता हूँ, तीसरी बात ये कि ये स्पेसिफिक 13 सवाल हैं जिनके उन्होंने जवाब देने हैं, और इनमें से किसी ने भी, खुद मियाँ साहब ने जब वज़ीर आज़म बाहर आके खिताब फरमाया तो उन्होंने कहा जो कुछ कागजात पहले हम दे चुके थे वही मैंने आज उनको दे दिए हैं। तो इसका मतलब है कि रिकॉर्ड के ऊपर कोई कागज ऐसा नहीं आ सका कि जो अजाफी हो, जो सवालों का जवाब दे सके। अच्छा, उसके बाद जो आप पेशियों की बात कर रहे हैं ना, अभी तो इसहाक डार ने भी आना है, पेशियां अभी और भी हैं। हाँ जी, और क्यों आप इस बात पे देखें, ये मरियम साहिबा, हसन, हुसैन, इनके नाम क्यों आए हैं? ये तो बच्चे थे 12, 15, 16, 17, 18 साल के। इन्होंने तो ये कमाई नहीं की, यानी 600 करोड़ रुपए के घर में अगर हुसैन साहब रह रहे हैं तो पैसे कहां से आए? मियां नवाज शरीफ ने तो बड़ा जुल्म किया अपनी औलाद के साथ भी और मरहूम वालिद साहब के साथ भी, जिनको घसीट लिया। यानी ये कमाई सारी जो है, ये कमाई सारी किसकी है? मियां साहब की कमाई है। बच्चे तो आप ये कह रहे हैं कि जो पेशियां हो रही हैं ये मियां साहब की वजह से हो रही है। दूसरी बात, मरियम साहिबा ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अदालत में उन्होंने पेश किया, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो अपने वालिद के साथ रहती हूँ, और वहां पर कहा कि नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। चुनाचे आपका क्या ख्याल है, रिस्पोंडेंट नंबर 6 को जेआईटी में नहीं बुलाया जाना था? उसे बुलवाया जाना था। और इसमें कोई हैरान कुन बात नहीं है। मेरे ख्याल के मुताबिक ये सारे जो इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें जितने रिस्पोंडेंट्स हैं
उनको बुलाया जाना है। अच्छा, और आप 190 जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है उसमें लिखा हुआ है, इसके अलावा भी किसी को आप बुलाना चाहें। राइट, बस साहब हैरान कुन बात है या नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून तो कहती है कि ये तो हम तवक्को नहीं थे कर रहे इस चीज की। मेहमान भाई मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि पहले सवाल पूछने में हर्ज नहीं होना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। ये सवाल है क्या कॉन्डक्ट के हवाले से पूछ लेना चाहिए, लेकिन ये कहना कि जजों के बच्चों को मार देंगे ये सवाल है। ये कहना कि जजों के बच्चों को जमीन तंग कर देंगे, फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब तो कार्रवाई ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट ने बंदूक तान ली एक मासूम से बच्चे पे, फिर आपका तलाल चौधरी कहे कि ये कसाई हैं, यानी कि जजों को कसाई कहा जाए, एमआई के ब्रिगेडियर को कसाई कहा जाए। और जो भी उन्होंने जीआईटी के हवाले से कहा, मैं तस्दीक आपकी करूं। जीआईटी कौन है? जीआईटी सुप्रीम कोर्ट है, ये बात को समझे। जीआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अच्छा, फिर हनीफ अब्बासी क्या कहता है, ये किस बात की मूली है? मियां नवाज शरीफ खुद वहां पे कहते हैं कि ये क्या ड्रामा है, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है, तमाशा लगाया हुआ है। और फिर क्या कहते हैं राना सनाउल्लाह साहब कि अगर फैसला हमारे खिलाफ आ गया तो अवाम सड़कों पर होंगे। बात ये है, मुझे बताइए कि क्या मियां नवाज शरीफ खानदान की तहकीक तफ्तीश करना दो कौमी नजरिए के खिलाफ साजिश है? अच्छा, क्या नवाज शरीफ खानदान की तहकीक तफ्तीश करना कौमी सलामती के खिलाफ साजिश है? मुझे तो ये समझ नहीं आती। दीजिएगा मियां अतीक साहब, एक मिनट दीजिएगा। बात कर रहे हैं मरियम बीबी के दो सवाल निकालने, एक तो उन्होंने खुद कहा मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर एक्सप्रेस पे कहा हुसैन नवाज ने कि बेनिफिशियल ओनर ही यही है। मुझे बताइए कि मरियम बीबी को बोला, अभी कैंप जेल में चले ना मेरे साथ, वहाँ जो खवातीन जेल में पड़ी हैं वो किसी की बेटी नहीं है। ये वाकई हुकूमत के लिए बड़ी परेशान कुन कोई सूरत-ए-हाल बनती जा रही है, और क्या हुकूमत को ऐसा सोच रही है? एक मिनट हाँ, मकसद ये है, जितनी बातें चौधरी साहब ने की, शौकत ने की, ये अब एक रिटोरिक बन गया। असल सवाल जो एक सेकंड, अब मेरी बात सुना, आप इंटरप्ट नहीं, एक सेकंड, आप मैक्सिमम टाइम आपने ले लिया, इजाजत दे दें। नंबर 1, क्या सवाल उठाना जो मियां अतीक साहब ने बात की, बड़ी जबरदस्त बात की। क्या सीपीसी के अंदर इन्वेस्टिगेशन कहीं डिफाइंड है? 184(3) का जो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया, तो क्या इंक्वायरीज कमीशन बनाती, कोई इतराज नहीं था? जो 190 का हवाला चौधरी साहब दे रहे हैं, अगर आपको इसकी फॉर्मेशन पर एतराज था तो आप लोग इसको चैलेंज करते हैं। मैंने आपने कैसी बात की, मैंने कोई बीच में जिक्र नहीं किया, मैं इसलिए अब मुझे बात सुनिए, मैं इसलिए कहता हूं कि मैं एक मिनट सर, जवाब है जरा उन्हें बात कर लेने दें। आप लोगों ने बात की, उन्हें बात कर लेने दें। मेरी गुजारिश तो सुने। अब 190 का हवाला देते वक्त 191 भूल जाते हैं कि जो भी होना है प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होना है। अब 6 सवालात के जवाब सुप्रीम कोर्ट देती है, 6 सवालात के जवाब सुप्रीम कोर्ट नहीं देती, तो मैं तो एज अ सेन माइंड सवाल उठाऊंगा। तो फिर हम कहेंगे कि क्यों नहीं उनके जवाब आता रहे। सिमिलर यार, एक सेकंड ना यार, शौकत कमाल होगी यार। सिमिलर नेचर की 2 दरख्वास्तें आती हैं, दोनों का सेम सेट ऑफ एविडेंस है, एक ही मुकदमे की पैरवी में दोनों आती हैं। एक ISI के खिलाफ आ रही है, एक IB के खिलाफ आ रही है। एक का जवाब आ जाता है, दूसरे का नहीं आता। कौन देगा जवाब? सुपरिटेंडेंट्स का रोल तो सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया ना, वो तो आप लोगों के एतराजात जो थे वो आपके सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। शौकत एक सेकंड, होता क्या है, देखिए बात सुने ना शौकत, एक सेकंड यार, बात सुने, ऐसे ना कर। अब होता क्या है कि जब इस किस्म की तफ्तीश, जब आप कह रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेशन, तो बार बार आपने तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन का मानी किया। जब आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर एक JIT कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, तो JIT के ऊपर किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात पूरे प्रोसेस को मशकूक कर देंगे। वेरी ब्रीफली मियां अतीक साहब, एक मिनट जरा बात से सुन लेने दें। मियां अतीक साहब, अनफोल्ड हुआ तो JIT पे एतराज जी, आ जाइए। बिल्कुल एग्जैक्टली ना जी। और यही असल में फॉर्मेशन पे फिर एतराज करते थे। रहमान भाई, ये सियासी जरा उधर सुन ले, जरा इस्लाम मियां साहब को मौका दे सर, मियां साहब को मौका दे। रहमान भाई जरा सुनिएगा। जी, देखिए, मियां यहाँ अतीक कहा गया कि जी ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, तो मैं माजरत के साथ पूछना चाहूंगा, इट वॉज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, ये कहीं फैसले में लिखा हुआ नहीं आया। दूसरी बात सुन लीजिएगा, हम किस बात के केस की बात कर रहे हैं? जो पनामा का केस है, पनामा का केस जनाब करप्शन का केस है।
करप्शन के केस को ले जाकर अब सियासी मफादात हासिल करने के लिए या मियां साहब वो सिविल मैटर तो नहीं है ना, करप्शन सिविल मैटर तो नहीं है। अल्ताफ हुसैन का कोई पैरोकार यहाँ पे नहीं है। नहीं वो बड़ी सही बात। ये देखिए, जो मैं अब अगर मैं हक सच की बात करूं और ना सुन सके तो फिर ये तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब सुनिएगा जनाब, जहां तक बात आ रही है, शेख रशीद साहब, इमरान खान साहब ने आज भी कहा, बड़ी अच्छी बात है कि जी वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो असेंबलियां तहलील कर दें। मुझे बताइए, क्या उनकी ख्वाहिशात के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने ऐसे कोई काम करने हैं? क्या ख्वाहिशात की बुनियाद पर इससे पहले कभी असेंबलियां तहलील हुई हैं? जब फैसला आ जाएगा, जो फैसला होगा उसके मुताबिक आगे चला जाएगा। दूसरी बात, इमरान खान साहब, मेरे पास सर आखिरी बात सुनिएगा, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। इमरान खान साहब की ख्वाहिश है वजीर आजम बनने की। इस तरीके से ये वजीर आजम की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, उनको वोट लेकर आना पड़ेगा। उनकी ख्वाहिश है कि वजीर आजम साहब घर चले जाएं। सब पूरी कौम को यह तासुर दिया जा रहा है कि 10 तारीख के बाद 11 तारीख को सब कुछ क्लोज हो जाएगा। माजरत के साथ वो जो हमारे पिंडी वाले शेख साहब हैं वो हर रोज एक नया बयान दे देते हैं। मियां साहब आप हक बात कहते रहे, हक बात पे जिंदा और कोड़े, इनसे डरे मत, ये हमको डराएंगे। अल्ताफ हुसैन को ये बड़ा अहम है, और ये आगे जो पेशियां होनी है, मेरा ख्याल है इस पर सियासी माहौल अभी जो है वो मजीद गर्म होगा आने वाले दिनों में। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान है मानजर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।